गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, आज का हमारा जो टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग जो है 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है दिए गए हैं। और वे अधिकार जो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मूल अधिकारों का स्रोत संविधान यानी कि देश की सर्वोच्च विधि है। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि देश की सर्वोच्च विधि क्या है? तो देश की सर्वोच्च विधि संविधान है और मूल अधिकारों का जो स्रोत है वो क्या है? देश का संविधान है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्षमता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29-30 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा कहा। किसने? बाबा साहब अंबेडकर ने। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है? अनुच्छेद 12-13 में मूल अधिकारों की सामान्य रूपरेखा है तथा उनके संबंध में कुछ मान्यताओं का निर्धारण किया गया है। मूल अधिकारों की सामान्य रूपरेखा है तथा उनके संबंध में कुछ मान्यताओं का निर्धारण किया। अनुच्छेद 13(2) में राज्य कोई ऐसी प्रावधान किया गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता हो। ठीक है। अनुच्छेद 14 में राज्य किसी भी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता प्रदान करे। अनुच्छेद 14 में जो है राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता प्रदान करेगा। राज्य समान परिस्थितियों में, इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य समान परिस्थितियों में धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, परंतु असमान स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत था। अनुच्छेद 15 में अगर हम देखें तो राज्य समता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 15 में राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, अर्थात सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति का समान अधिकार होगा। जो भी सरकारी पदों पर नियुक्तियां निकलेंगी उनमें किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित माना जाएगा, छुआछूत को दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 18 सैनिक और शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर किसी भी उपाधि को निषेध मानता है। साथ ही भारत के किसी भी नागरिक द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य के द्वारा दी गई उपाधि को ग्रहण करने पर रोक लगाता है। मतलब कि कोई भी विदेशी राज्य से जब तक कोई भी ऐसी उपाधि धारण नहीं कर सकता जो गैर शैक्षणिक है और गैर सैनिक है। इसको धारण करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 बोलने की अभिव्यक्ति यानी वाक अभिव्यक्ति देता है। शांतिपूर्वक जो है एकत्रित होने और सभा करने का भी अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। संघ या संस्था बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 19 ही पर्यटन और भ्रमण की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19
निवास करने की स्वतंत्रता देता है, व्यापार व जीविका चलाने की। मतलब अनुच्छेद 19 का जो है बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 का खास शांतिपूर्वक एकत्रित होने, सभा करने और मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की देता है अनुमति। और अनुच्छेद 19 का गा संघ बनाने, संस्था बनाने, घा भ्रमण करने या पर्यटन करने, घा के बाद जोड़ा है वो निवास करने और व्यापार करने के लिए चा। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले अधिकार हैं। आगे अगर हम देखें 19 के बाद 20, अनुच्छेद 20 ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को अपने प्राणों या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रावधान करता है। अनुच्छेद 22 वंदीकरण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन इसमें एक कुछ विशेष अधिकार भी है कि जो है बंदियों को विशेष शत्रु राष्ट्र से अगर संबंध है तो उनको यह अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर जिन्हें निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया उन्हें भी ये अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 23 जो है वो बलात्श्रम या बेगार का मतलब है किसी के से ज़बरदस्ती गुलाम बनाकर काम कराने से है, इस पर रोक लगाता है, इसको निषेध मानता है। ठीक है, और अनुच्छेद 23 मनुष्य की खरीद फरोख्त यानी मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है, उसको वर्जित मानता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम यानी 1 से 14 वर्ष के बच्चों से मजदूरी करवाने को असंवैधानिक मानता है। इसके अलावा आगे अगर बढ़ें तो अनुच्छेद 25 है, यह किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के संचालन प्रबंध करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 जो है वो अनुच्छेद 27 सरकार पर यह प्रतिबंध लगाता है कि वह किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने को बाध्य नहीं करेगी जिसका व्यय किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की उन्नति के लिए किया जाना है। अनुच्छेद 28 किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को वर्जित मानता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन का अधिकार देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या उसका हृदय कहा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये संपूर्ण मूल अधिकार से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित पूरा टॉपिक था, फंडामेंटल राइट से संबंधित। और अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।